अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। क्या तमाम सियासी जमातें इंतखाबी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हैं? इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर को नई हल्काबंदियां मुकम्मल करने के बाद 54 रोजा इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। यानी आज से ठीक 125 दिनों बाद मुल्क में नई हुकूमत के क़याम की शुरुआत के लिए इंतखाबी दंगल लड़ा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जिस वक्त मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है, एन उसी वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। मेरे कप्तान और उनकी टीम के सीनियर खिलाड़ी जेल में कैद हैं या फिर सियासी मंजरनामे से बिल्कुल गायब हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ गुज़िश्ता 4 साल से बैरून मुल्क मुकीम है। ऐसी सूरत हाल में मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन के लिए एक कड़ा चैलेंज साबित होगा। नाज़रीन, आज जब मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और गैर मुतवक्के तौर पर शहबाज शरीफ ने लंदन के लिए उड़ान भरी, तो मुल्क में जिस शेर की आमद का ढंडोरा पीटा जा रहा था, उसकी गूंज कुछ मध्यम पड़ती महसूस होने लगी है। 2 हफ्ते कबल जिस शेर के वालेहाना इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक जल्द से जुलूसों का ऐलान किया जा रहा था, अब वो शेड्यूल तब्दील होता दिखाई दे रहा है। अब शायद शेर की आमद पर मीनार पाकिस्तान पर सिर्फ जलसे का इनेकाद किया जाएगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस जलसे में शुरका की तादाद उतनी ज्यादा होगी कि यह मेरे कप्तान के अक्टूबर 2011 के जलसे का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। 2 रोज कबल शेर की जानिब से इख्तियार किया गया जारहाना रवैया इस बात को तकवीत भी दे रहा है। 4 साल जिलावतनी के बाद शेर वतन वापसी पर साबका एस्टैब्लिशमेंट में शामिल जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज के साथ साथ अगले साल सुप्रीम कोर्ट के 30वें चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है, आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, एजाजुल हसन है। करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वजीर-ए-आज़म को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। अच्छा जी, जो हो गया, मिट्टी पाओ जी, आगे चलो। अब मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है, अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। नाज़रीन, एक शेर धाड़ रहा है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब कवानीन को उड़ा देने के बाद मरियम नवाज और खुसूसन शहबाज शरीफ की 2 दिन बाद ही लंदन रवानगी मुख्तलिफ अफवाहों को जन्म दे रही है। सरगोशियों में यह पूछा जा रहा है कि एक ऐसे वक्त में जब इंतखाबात का ऐलान हो गया है, क्या 21 अक्टूबर को शेर की वापसी अगर मगर का शिकार तो नहीं हो गई? जुम्मे को इस हवाले से लंदन में शेर की सदारत में एक अहम इजलास भी मुनक्किद हो रहा है, जिसमें सिर्फ मरियम नवाज और शहबाज शरीफ शरीक होंगे। सियासी पंडित अभी से इस इजलास पर नजरें जमाए बैठे हैं और ये सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं कि शेर की 4 साल कबल लंदन रवानगी तो डील के तहत हुई थी, जिसका एतराफ साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ एक टीवी प्रोग्राम में कर चुके हैं। चंद दिन पहले साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी शेर की वतन वापसी पर गारंटी मिलने की बात कर चुके हैं। नाज़रीन, माजी के औराक पलटे तो 1993 में शेर ने कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। उसके फौरन बाद शेर की हुकूमत खत्म कर दी गई। 1997 में शेर को 2/3 अक्सरियत मिली तो शेर ने 1 साल बाद 1998 में आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफा ले लिया और उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद सजाद अली शाह की अदालत पर चढ़ाई कर दी। शेर ने 12 अक्टूबर 1999 को आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाकर जनरल जियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बना दिया। ये चाल उल्टी पड़ गई। 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत का न सिर्फ तख्ता उलट दिया गया, बल्कि शेर को जबरी तौर पर 7 साल जिलावतनी भी इख्तियार करना पड़ी। मई 2006 में शेर ने अपनी दरीना सियासी हरीफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए, जिसमें मुस्तकबिल में एक दूसरे की हुकूमत गिराने और एस्टैब्लिशमेंट का आलाकार न बनने का तहरीरी तौर पर वादा किया गया। लेकिन अक्टूबर 2011 में मेमो गेट स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद शेर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ काली टाई लगाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। शेर की किस्मत के भी क्या कहने, जो बार बार शेर पर मेहरबान होती रही। शेर मई 2013 के आम इंतखाबात के बाद रिकॉर्ड 3री मरतबा वजारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान हो गया, लेकिन वो शेर ही क्या जिसे ताकत के नशे का खुमार ना हो। शेर की हुकूमत ने साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाने का ऐलान कर दिया, लेकिन खतरात को भांपते हुए जल्द ही शेर ने साबिक आर्मी चीफ को मुल्क से बाहर जाने का रास्ता फराहम कर दिया। नवंबर 2016 में शेर ने मुल्क के नए आर्मी चीफ का इंतखाब किया तो पहले 3 सीनियर तरीन जनरलों को नजरअंदाज करके चौथे नंबर वाले जनरल कमर जावेद बाजवा का इंतखाब किया।
फिर 1 साल बाद शेर को अदालती फैसले के जरिए वजारत उज़्मा से हटा दिया गया। शेर ने 3 साल बाद अक्टूबर 2020 में इसका इल्जाम गुजरांवाला जलसे में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर लगा दिया। बाजवा साहब, हिसाब आपको देना होगा, आपको और जनरल फैज ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। नाज़रीन, शेर जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्जाम लगा रहा था तो शायद ये बात भूल गया था कि ठीक 1 साल बाद शेर की जमात ने गैर मशरूत तौर पर जनरल बाजवा को ही एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। आज शेर एक बार फिर 4 साल जिलावतनी खत्म करने के बाद वतन वापसी के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार है, लेकिन शेर के दिल में अब भी माजी को बुलाकर आगे बढ़ने के बजाय साबका एस्टैब्लिशमेंट में शामिल चंद किरदारों का एहतसाब करने की ख्वाहिश मचल रही है। शेर की इस ख्वाहिश से पैदा होने वाली सूरत हाल पर हम 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, शेर की बैरून मुल्क रवानगी तो एस्टैब्लिशमेंट की इजाजत से हुई थी, जिसका एतराफ लीगी रहनुमा कर भी चुके हैं। क्या अब शेर की वापसी भी किसी डील के तहत हो रही है? सवाल नंबर 2, शेर साबका एस्टैब्लिशमेंट के एहतसाब का मुतालबा कर रहा है। राना सनाउल्लाह ने तो जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज को कौमी मुजरिम करार दिया। जनरल रिटायर्ड बाजवा को एक्सटेंशन का वोट देने वाले शेर का यह बयानिया अवाम में मकबूल कैसे होगा? सवाल नंबर 3, अगर तहरीक इंसाफ की सरपरस्ती के इल्जाम में जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है तो क्या IGI बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया जा सकता है? सवाल नंबर 4, शेर ने खुले अल्फाज में कहा है कि उनकी जमात इलेक्शन जीतेगी। इंतखाबी मैदान में मेरे कप्तान मौजूद हो तो क्या शेर फिर भी ऐसा दावा कर सकता है, या शेर को यकीन है कि मेरे कप्तान इंतखाबी मैदान में मौजूद ही नहीं होंगे? सवाल नंबर 5, क्या शाहिद खान अब्बासी और शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा का दौर शेर की हुकूमत का दौर था, और क्या शेर इन दोनों की कारकर्दगी की जिम्मेदारी कबूल करेगा या इन दोनों की हुकूमतों से लाताल्लुकी का इजहार कर देगा? नाज़रीन, तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से उनकी सीनियर रहनुमा आज़मा बुखारी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान फैसल वाडा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी आज शो का हिस्सा हैं। फैसल वाडा साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और सबसे एंड पे मैं जाऊँगा आज़मा बुखारी साहबा के पास, क्योंकि बात शेर की और नून लीग की हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि वो तफसीलन हम तीनों को ही जो हमारे कमेंट्स हों या सवालात हों उसके ऊपर तफसील से बैठ के जवाब दें। मुझे पता है आज़मा बुखारी साहबा को ये बात पसंद नहीं आ रही, लेकिन आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। फैसल वाडा साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, सर ये क्या हुआ है? शहबाज शरीफ साहब आए, 1 दिन गुजारा, वापस चले गए, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, 81 मुकदमे नैब के भी अब खुल गए हैं। ये क्या सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हो रही हैं, या मीडिया के जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर ढूंढ रहा है कोई, जैसे कोई पता नहीं आपस में कोई लिंक है इन चीज़ों का, या कोई 21 अक्टूबर की वापसी शायद डिले हो जाए? क्या हो रहा है ये सब कुछ? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। 21 अक्टूबर की तो वापसी की डेट आगे 1 दिन ही कर दें, क्योंकि वो मेरी पैदाइश का दिन है, तो मेरे लिए तो अच्छा है, उनके लिए अच्छा नहीं होगा, तो उस हिसाब से 1 दिन आगे कर लें। दूसरा ये कि देखिए मंसूर साहब, जो बयानियाँ बेचने की कोशिश की है, नोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, बूट को इज्जत दो, और न्यूट्रल पॉलिश तक। न्यूट्रल पॉलिश आपको पता है ना सर कौन सी होती है? जो काले जूते में काली पॉलिश लगती है, ब्राउन पे ब्राउन पॉलिश, टैन पे टैन पॉलिश। न्यूट्रल पॉलिश वो पॉलिश होती है जो हर कलर में लगती है। अच्छा। तो ये जो बयानियाँ बेचने की, फिर बुग्स और जो वैनम, तमाम 18 लीडर समेत तहरीक इंसाफ का जो फौज के खिलाफ है, उसको बयानियाँ बनाने की कोशिश की है। देखिए, अगर आप इतने ही प्रिंसिपल लोग थे और आपकी बड़ी तारीख है अंधेरों की, तो आपने वोट क्यों दिया था बाजवा साहब की एक्सटेंशन को? ब्लैंक चेक दिया था, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। और 16 महीने सर मेरे वालिद साहब की हुकूमत नहीं थी, जो आज एहतसाब का ड्रामा कर रहे हैं, वो उस वक्त एहतसाब कर लेते जिसको भी करना था। तो ये PDM की 13 जमातें और बाकी 5 अलग पार्टियां PTI समेत 18 लीडरों का जो हम जमहूरी बदबूदार चोरों का जनाजा लेके चल रहे हैं, जब तक पाकिस्तान इससे निजात नहीं पाएगा हम आगे नहीं जा सकते। हम इस हद तक गिर चुके हैं, और गिर गिर के इस हद तक गिर गए कि हम अपने गुर्बत की वजह से रोटी खाने के लिए अपनी 12-13 साल की बच्ची नौकरी पे भेजते हैं जजों के और पीरों के घरों में। वो उनका जाती करते हैं, रेप करते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं, और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है, सिर्फ रोटी की खातिर। ये अगर भयानक बदबूदार निज़ाम जमहूरियत के नाम पे ये जमहूरी लीडरों ने हमें दिया है, तो सर मैं तो आपको बड़ा कैटेगोरिकली कहूँगा कि फिर तो आंखों से शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए।
इस मुल्क में डेमोक्रेटिक बात करते हुए, अगर आपको आइन कानून और जमहूरियत ने गटर पे गिरने से बच्चों को मरने से नहीं रोक रहा, रोटी नहीं दे रहा, रेप हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, इंसाफ नहीं दे रहा, बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, पेट्रोल नहीं डाल पा रहा, रेंट नहीं दे पा रहा, अपनी माँ बहन बेटी को अस्पताल नहीं ले जा पा रहा, तालीम नहीं दे पा रहा, और उन गरीब वोटरों से आप जब भीख मांगते हैं, यही सारे 18 लीडर भिखारियों की तरह, और उनको जो चीजें चाहिए उन सबकी फैक्ट्रियां लीडरों के पास हो, आटे की फैक्ट्री चीनी की फैक्ट्री इनके पास, चावल की फैक्ट्री इनके पास। आपके ऊपर इल्जाम ये लगेगा कि आप जमहूरियत मुखालिफ बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं जमहूरियत की बिसात ही लपेट दी जाए। नहीं सर, मैं आपको क्लियर कर दूं, वैसे मुझे कोई शर्म नहीं है सर इस बात पे। अगर ये बेहुदा फरसूदा थर्ड क्लास 18 लीडरों का निजाम अगर मुझे ये देता है तो मुझे फिर गोरे की गुलामी मंजूर है? नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने फिर से जमहूरियत का मजा चखना है और जमहूरियत ने आज तक जो आपको दिया है, तो सर खुदा का वास्ता है इन फैसल भाई, गोरे की गुलामी इन्हीं पार्टियों में से साफ चेहरे ले आए। गोरे की गुलामी इन्हीं पार्टियों में से साफ चेहरे ले आए। नहीं, लेकिन गोरे की गुलामी आपने कह दी, गोरे की गुलामी मंजूर है, यानी 1947 से पहले की सूरत हाल में आप जाने के लिए तैयार हैं? सर मेरी बात सुने, आज तो गुलामी से ही बदतर दौर है। उधर रोटी तो मिलती थी, यहां तो रोटी नहीं मिल रही, बच्चे रेप हो रहे सर। ये अगर निजाम के ऊपर चेक नहीं लगा और इनसे फारिग नहीं हुए तो ये गाड़ी से चलते हुए मासूम बच्चों की खाल उधेड़ के अपने जूते बना लेंगे। ठीक, किधर है मुल्क? 62 रुपए की यूनिट बिजली, 331 रुपए का पेट्रोल है। आप किधर खड़े में सर? रोटी, तेल, दाल, अस्पताल, कपड़ा सब छीन लिया इन्होंने, और फिर आप रिपीट कर रहे हैं वक्त हाल वक्त जरूरत। किसी को मुल्क से भेज देते, किसी को जेल में डाल देते, किसी को ले आते, किसी को फिर भगा देते। ये 1 2 3 का फॉर्मूला अब नहीं चलेगा सर। ठीक है, अब आवाम की बेहिसी खत्म होनी चाहिए, सामने आए। अगर आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े होंगे तो मुझे तो कुछ, मैं तो दावेदार नहीं हूं सर, मेरे साथ तो नहीं हो रहा। अतर मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? इनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? आपसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? इजाजत दीजिए अतर काज़मी साहब, ये जो भी ये गुफ्तगू हो रही है, आपके ख्याल में यहाँ पे तो इलेक्शंस की, अच्छा मेरे ख्याल में अतर भाई जरा आप 1 मिनट ठहरिएगा, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, मुझे जरा वो अपनी पहले कही हुई बात से जरा यू टर्न लेना पड़ेगा। अज़मा बुखारी साहिबा अगर मेरे ख्याल में इसका जवाब ना दें। अज़मा बुखारी साहिबा, निज़ाम खराब हो गया है और लग रहा है कि आप लोगों का प्लान भी खराब हो गया है। ये शहबाज शरीफ साहब 1 दिन की यात्रा के लिए क्यों आए थे पाकिस्तान? 21 अक्टूबर की डेट अभी है, या फैसल वाडा साहब कहते हैं इसको आगे कर दें, बाकी के आगे तो नहीं हो गई? शुक्रिया मंसूर साहब, किसी के कहने पर तो आगे पीछे नहीं होगी। ये तो मियां नवाज शरीफ साहब ही सिर्फ फैसला कर सकते हैं, सो किसी की ख्वाहिशात पे तो हम फैसले करेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनको शहबाज साहब को जो है वो खुद बुलाया है या वो खुद गए हैं, मेरे इस इल्म में नहीं है। इसकी डिटेल्स जो है वो जब कुछ जुमे को मीटिंग है एक लंदन के अंदर, और उसके अंदर जो है वो उसके बाद आपको पता है शहबाज साहब बाहर निकल के जो भी फैसले होते हैं वो मीडिया से शेयर कर देते हैं, तो वो शेयर हो जाएगी, जाहिर है जो भी बात वहां पर होगी। लेकिन जो सारी अभी बात हुई है, जो एक लोगों की जो महरूमियां हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर से रास्ते बनाकर जो है उनको ढाल बनाकर रास्ते बनाने की अगर कोशिश की जा रही है, या उसका फिनोमेना अगर मैंने जो सही सुना कि जो है वो डेमोक्रेसी ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया, तो ये भी जरा देख लें, जरा कैलकुलेट तो करें कि इस मुल्क में जो डेमोक्रेसी कितने साल रही है और जो है वो जो आमरीयत है वो कितने साल रही है। फिर इस मुल्क को जमहूरियत ने क्या क्या दिया है और इस मुल्क को आमरीयत ने क्या क्या दिया है। मेरा ख्याल था कि हम थोड़े से अब जो है वो मैच्योर हो गए होंगे कि अब हमें कम से कम ये तो समझ में आ गया होगा या आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है ये होना चाहिए। ये जो है वो ये तकरीरें हमने पहले भी सुनी है, और दूसरों को जो है वो बूट पॉलिश के ताने और वो करने, हम कोई बूट साथ रख के तो नहीं बैठते जो है वो प्रोग्राम्स के अंदर भी, और जो है ये कोई फौज के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग जो सियासतदानों को, जैसे अभी आपने देखा, डिफेम करके उनके ऊपर कालक ठोक के अपना चेहरा साफ करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होगा। हमें अब इससे आगे आ जाना चाहिए। यही प्रॉब्लम है, यही हमारे मसाइल का मेन जड़ ये है कि आपने तमाम, लेकिन अज़मा साहिबा मेरा सवाल ले लें, अज़मा साहिबा सवाल ले लें, लेकिन यहाँ पे वो सियासतदान जो जिस एस्टैब्लिशमेंट को एक्सटेंशन देते हैं
और फिर अपना हाँ। बयानिया बनाने के लिए कहते हैं कि जनाब इनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, ये कौम के मुजरिम है, उसके बारे में क्या कहा जाए? नहीं, देखिए बात यह है कि मुझे हैरत ही होती है, आपके लोग सवाल करते हैं हमने एक्सटेंशन दी। और भाई इमरान खान की हुकूमत ने एक्सटेंशन दी, इमरान खान और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक साइड पे इकट्ठी थी और तुली भी थी एक्सटेंशन देने के लिए। मेरी गुजारिश तो सुन लेना, ज़ेर-ए-ताब तो उस वक्त भी हम ही थे, और जो है वो उस वक्त एक पार्टी में एक बहुत सारी लोगों की राय ये थी कि जी हमें खामखा जो है वो इसके अंदर अड़चन पैदा करके फायदा कोई नहीं होगा क्योंकि एक्सटेंशन तो उनको मिल ही जाएगी, सो हमें ये नहीं करना चाहिए। और लेकिन उसके बाद ये आपको नजर नहीं आता, ये आपको समझ में नहीं आता कि आसिम मुनीर साहब को जो एक सीनियरिटी की बात थी, ये तो इमरान खान तो उसको जो है बाजवा साहब को ताहयात एक्सटेंशन देने को चले एक काम कर लेना, एक काम कर लेना, एक काम कर ले, एक काम कर ले, एक काम कर ले, एक काम कर लीजिए अज़मा साहबा, एक काम कर लीजिए ना। आज एक काम करते हैं, आप फरमा रही हैं कि बाजवा साहब के दौर में मजबूरियां थी, हम नहीं कर सकते थे, हमें करना पड़ा, ये बहुत अच्छी बात है। आज 2000 पार्टी के अंदर ये राय, हाँ पार्टी के अंदर ये राय जो है प्रिवेल की उस वक्त, मुझ समेत बहुत सारे लोग होंगे जो उसके खिलाफ थे, लेकिन ये हो गया। तो फिर एक काम, यही मैं कह रहा हूं ना, एक काम करें ना, आज 2023 है, आज आप लोगों की लाइन भी सेट है, सब कुछ ठीक है, बल्ले बल्ले हो रही है, फर्स्ट क्लास है, अनाउंस कर दें आज नून लीग की तरफ से किसी आर्मी चीफ को आइंदा हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। नहीं, हमारे दौरे हुकूमत में किसी को एक्सटेंशन पहले भी नहीं मिली मंसूर, आइंदा के लिए भी कर दें। सर गुजारिश सुन लेना, हमारे दौरे हुकूमत में किसी को एक्सटेंशन नहीं मिली, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत की एक्सटेंशन थी जिसके अंदर हम भी पार्ट बन गए। इसमें फर्क है, ऐसे ना करें ना, एप्पल एंड ऑरेंजेस को ना वो करें। दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट जो करना चाहती हूँ, क्या मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर शाजिया का रेप नहीं हुआ था? क्या जो है मुशर्रफ के दौर में महंगाई नहीं थी? क्या मुशर्रफ के दौर में जो है वो भुक्टी कत्ल नहीं हुए थे? क्या मुशर्रफ के दौर में लाल मस्जिद नहीं हुई थी? ये कोई बात है कि लोगों की मिजरीज को जो यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आवाम की मिजरीज के ऊपर कोई सियासतदान तो कम से कम कुछ नहीं हो सकता, पॉइंट आ गया, आई हैव टू मूव ऑन, तौर पे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसको जमहूरियत के खिलाफ एक टैग लगा देना और कह देना कि ये जमहूरियत सारी बुराइयों की जड़ है, मैं इसके हाथ में नहीं। अच्छा, ये अतर काज़मी साहब आपकी इजाजत है, वैसे तो बारी आपकी थी, लेकिन फैसल साहब का कमेंट ले लूं मैं, अगर आपकी इजाजत हो? अगर आपकी नहीं प्लीज, मैं सिर्फ एक सेकंड लूंगा, फिर आप अतर भाई के बाद चले जाएगा। मंसूर साहब देखिए, मेरी बहन जो है ना उज़मा बुखारी साहिबा, जिस कॉन्फिडेंस से वो अपनी पार्टी की साइड ले रही हैं, तो मैं अपनी बहन की कौन सी बात समझूं? ये पीपल्स पार्टी में जब थी तब भी यही बातें करती थी, फिर नून में आ गई तब भी ये बात कर रही हैं, कल पी में चली जाएंगी तब भी ये बात करेगी। तो मेरी बहन, मैं तो जूता लेके आया, टेबल पे रखा, लेकिन आप लोगों ने जूते की पॉलिश अपने मुंह पे मल ली। जो आप कहते थे वोट को इज्जत दो, नोट को इज्जत दो, आपको बूट की इज्जत पे चले गए। न्यूट्रल पॉलिश आप लेके आए। 16 महीनों में आपने क्या किया? एहतसाब करते हुए आपके चेयरमैन साहब कह रहे हैं 16 महीनों में आपने केसेस बढ़ाए, आपने माफ करवाए, कर्जे बढ़ाए, एक इश्तिहारी 164 का बयान करके 5 साल बाद आते हैं इसहाक डार साहब, एक दिन में केसेस खत्म होते हैं, दूसरे दिन सेनेट बहाल हो जाती है, तीसरे दिन वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं, मुद्दत पूरी होती है वापस चले जाते हैं। फिर आप, मेरी बहन कहती हैं कि हम इनकी नालायक औलाद को भी एक्सेप्ट कर लें, तो फिर आपको मुबारक हो बहन। आप कहती हैं लोगों की मिजरी ना बताएं, लोग के बच्चे रेप हो रहे हैं उनका जिक्र ना करें, रोटी नहीं मिल रही उसका जिक्र ना करें। आप कहते हैं हमारा कन्विक्टेड मुजरिम लीडर उतरेगा, हम हेलीकॉप्टर में बिठाएंगे, मीनारे पर पाकिस्तान की पीक पे बिठा देंगे। बहुत अच्छी बात है, बिठा दे, लेकिन क्या प्रिजन वैन हमारे टाइम पे आई थी? संडे को जुडिशरी खुली थी, आप लोगों ने लॉयर्स को और जजों को ब्लैकमेल किया वीडियो से, सुप्रीम कोर्ट में हमले किए, मुशर्रफ साहब की लड़ाई, राहिल शरीफ साहब की लड़ाई, आपकी लड़ाई, हर फौजी से आपकी लड़ाई, बाजवा साहब से आपकी लड़ाई, अगली लड़ाई के लिए आपने पहले ही ब्यूगल बजा दी है। तो मेरी बहन, मैं किधर जाऊं? अगर आपसे गिला नहीं करूंगा तो किससे गिला करूंगा? मंसूर साहब, मुझे गुजारिश अथर साहब की है, अथर साहब ने माना कि एंकर बन चुके हैं, लेकिन मेरे प्रोग्राम में तज्जियाकार के तौर पे आए हैं। आई एम सॉरी जी, बात आगे चली जाएगी। अच्छा बोले आज़मा साहब, मैं उज़मा साहिबा का जवाब सुनना चाहूंगा। अच्छा चलें, बोले आज़मा साहब बोलिए। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि मेरे भाई जो है फैसल वाडा को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जहां भी जाऊंगी, मैं कल भी जो है वो प्रो डेमोक्रेसी थी, मैं आज भी प्रो डेमोक्रेसी हूं और मैं कल भी प्रो डेमोक्रेसी रहूंगी। मैं जो है वो, मैं किसी के, ना मेरी जमात किसी के खिलाफ है, ना हम किसी इदारे के खिलाफ यलगार करने पे यकीन रखते हैं। प्यारे भाई, मैं तो जहां हूं सो हूं, मुझे आप तो बता दें आप कहां हैं और आप किसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। पहली बात, मैं तो कहीं नहीं हूं बहन, मैं तो पार्टी लेस हूं। मेरी बात नहीं भाई, ऐसे नहीं। अब आपने अपनी बात की, मैंने आपकी तहम्मुल से और सबर के साथ, ठीक है बहन, करे
दूसरी बात ये, मैंने कहीं नहीं कहा कि मिजरीज की बात ना करें, मैंने कहा उन मिजरीज को बेचकर अपना सौदा ना बेचे, मैंने ये बात की। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि आपको तो कोई नहीं कह रहा कि आप उनका इस्तकबाल करें, आपको तो कोई नहीं कह रहा कि आप उनको क्या बनाइए, ये पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है। और ये बहुत दफा हो चुका कि आप जो है वो सियासतदानों को जो है ये इलेक्शन से पहले ये कैंपेन शुरू की जाती है ताकि जो है वो हंग पार्लियामेंट आए, ताकि जो है वो चुने हुए लोग आए और जो है वो उसके बाद जो है अपनी साहिबा, मर्जी से खेल जारी हो। फैसल वाडा साहब जो है, नहीं मेरा सवाल सुन लें अज़मा साहिबा, अज़मा साहिबा, फैसल वाडा साहब आपके ख्याल में किसी ऐसी कैंपेन का हिस्सा है? क्योंकि बात यह है आप डेमोक्रेसी की, जी मुझे अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है, मुझे अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है, क्योंकि जो गुफ्तगू आज वाडा साहब ने की है वो कम से कम कोई प्रो डेमोक्रेसी बंदा तो कर नहीं सकता। पहली बात, लेकिन डेमोक्रेसी किसको कहें अज़मा साहिबा? अज़मा साहिबा यहाँ पे यही तो नहीं, अज़मा साहिबा यहाँ पे सवाल सुन लीजिए, खड़े करके मॉन्स्टर बना दिया है। अच्छा चले, वाडा साहब मैं ये क्या तरीका? अच्छा चले, ओके लेट मी कम बैक टू यू, जो है वो पॉलिटिशियन है, लेट मी कम बैक टू यू अज़मा साहिबा, लेट मी, जो डेमोक्रेसी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, मुझे तो ये समझ में आ रहा है। मुझे मैं अतर काज़मी साहब, क्या ये जमहूरियत पे वार है या ये वाकई असल पॉइंट्स जो इस वक्त प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है? आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, यहाँ पे जमहूरियत को हमने उसमें महदूद कर दिया 2-3 ख़ानदानों के अंदर। ठीक है, फैसल साहब की बहुत सारी बातों से मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक बात बड़ी नोट करने की है, यहाँ पे मुश्किल में कौन है इस वक्त? मुश्किल में तो पाकिस्तान की आवाम है ना। लेकिन आप एक सियासी जमात का बयानिया देख लें, बयानिया मसलसल ये है कि हम मजलूम हैं, ये ख़ानदान मजलूम है जिसके सरबराह सज़ा याफ्ता होने के बावजूद लंदन में बैठे हुए हैं, जहाँ पे भी मरसिया पढ़ते हैं अपना मरसिया पढ़ते हैं। अवाम का मरसिया बताए ना कि अवाम कितनी मजलूम है, कितने बिल्स दे रही है, पेट्रोल की क्या। अतर साहब सारे यही कह रहे हैं कि हम मजलूम हैं। आज अगर नून लीग कह रही है या नून लीग कहती है हम मजलूम है, पीपल्स पार्टी कहती है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इमरान खान कहता है मैं मजलूम हूं, मेरी जमात का देखिए क्या हाल कर दिया। जी, तो फिर तो आपने वही फैसल वाडा साहब वाला जो आर्ग्यूमेंट है, आपने तो उसी के पलड़े में अपना वजन डाल दिया। फिर हम उनसे इख्तलाफ किस तरह करें? पर इशू ये है कि जमहूरियत को हम एज ए होल इस तरीके से कर्ज नहीं कर सकते। इन ख़ानदानों के मसाइल हैं, डिफरेंट जो जमातें हैं उनके अंदर मसाइल हैं, और बयानिया जब तक ये रहेगा कि मैं मजलूम हूँ तब तक यकीन कीजिए वो बयानिया कभी भी आवाम के अंदर मकबूल नहीं होगा। आज क्या वजह है कि इतनी बड़ी सियासी जमात है और इलेक्शन में जाने से खौफजदा हैं, 2 सूबों के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए गए। बयानिया इसी अब वो अपडेट वो जिस तरह की आई है, अभी टू बी ऑनेस्ट इस वक्त कहना तो वक्त से जो है ना वक्त से पहले होगा अगर इस वक्त हम कह दें कि इलेक्शन होंगे। और ओनली रीज़न मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 सूबों में हमने देखा कि इलेक्शंस नहीं हुए, और उस वक्त भी आप जैसे दोस्त, दीगर दोस्त, हम भी यही कहते थे कि अगर आपने 2 सूबों में वक्त पे इलेक्शंस नहीं करवाए तो फिर आगे कोई गारंटी नहीं। अतर भाई क्यों डाउट है आपको? अगर इलेक्शंस क्यों डाउट है सर? अब तो कोई बात ही नहीं रह जाती, किस बात का डाउट है आपको? डाउट इस बात का है कि 2 सूबों के अंदर इलेक्शंस नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी, सदर ने डेट दे दी, इलेक्शन कमीशन ने खुद डेट दे दी कि 8 अक्टूबर को इलेक्शंस होंगे। क्या इलेक्शंस हुए? डाउट वही है कि जब तक इनके अपने मसाइल हल नहीं होंगे तो इनकी ख्वाहिश होगी। अतर भाई ये हमारा जो पैनल है ना, इसमें हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें कंफर्म बताया जा सकता है कि क्या वाकई इस डेट पे इलेक्शन होंगे नहीं। फैसल वाडा साहब आप गवाही दीजिए कि ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में अब इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने, आप बता दीजिए, हमें पता लग जाएगा। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी आपने वाडा साहब। मंसूर भाई देखें, सबसे पहले तो ये कि मेरी बहन को मैं बता दूं कि भाई बड़ा बेरोजगार है, पार्टी लेस है, उनको पता होना चाहिए। और मेरी बहन की तरह मेरी किस्मत भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं 2-3 दफ़ा पार्टियों में चेंज करके चला जाऊं और डिफेंड कर सकूं, तो मेरी सिफारिश कर दें। तीसरा, मेरी बहन, मैंने मियाँ साहब के लिए नहीं कहा, मैंने सारी 18 लीडरशिप जिसमें मेरी भी लीडरशिप है, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को कुछ नहीं दिया। अगर जमहूरियत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जमहूरियत का नाम ये 18 लीडरों का जो केकड़े की चाल चलते हैं, जो खड़े नहीं हो सकते, ना बैठ सकते हैं, आंख से मोबाइल फ़ोन नहीं खोल सकते, वो मुल्क को चलाएंगे। आप खुद मेरी बहन दिल पे हाथ रख के पूछें, आप अपने बच्चों से पूछें, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं तो पार्टी लेस हूं। जैसा आपने मुझे कहा, आपने कहा मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं तो कहीं नहीं खड़ा। लेकिन मेरी बहन, मैं आपसे जो गिला कर रहा हूं वो क्योंकि आप पार्टी को रिप्रेजेंट करिए, कोई और होता है उसको भी रिप्रेजेंट करेगा। मैं कहता हूं बहन, मुझे डेमोक्रेसी, आइन और कानून, अगर मेरी बच्चियों को, आपकी बच्चियों को जो
नौकरी करने जा रही हैं रोटी के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे दे, उनको स्कूल दे दे, बूढ़े माँ बाप को दवाइयाँ दे दे, गटर से गिरने से मरने से बचा ले, लाइट सस्ती दे दे, पेट्रोल सस्ता दे दे। यहाँ पे एक सवाल, आप अपना बयानिया ना बनाएं। फैसल साहब यहाँ पे एक सवाल, यहाँ पे एक ऑब्वियस सवाल बनता है कि आपको इस मुल्क के सियासतदानों से, इस मुल्क की सियासी जमातों से, चले इन सियासी खानदानों से, इनसे मसाइल हैं। क्या ये सारे मसाइल, ये सब कुछ जब मुल्क में यहाँ पे मार्शल लॉ लगते रहे, इस्टेब्लिशमेंट का दौर था, क्या तब ये सारे मसाइल मौजूद नहीं थे? क्या तब लोग भूखे नहीं मरते थे? तब क्या लोगों के साथ यहाँ पे उनकी बच्चियों के साथ रेप नहीं होते थे? मंसूर भाई और मंसूर साहब, इसमें फैसल भाई एक ये भी ऐड कर लें कि ये इस्टेब्लिशमेंट ही तो इन सब लोगों को लेके आई ना। अच्छा, मेरी बात 2018 में जो कुछ बहुत अच्छा सवाल, सारे ये लीडर इस्टेब्लिशमेंट के सवाल आप दोनों ने से किया। देखिए मसला सर ये है मंसूर साहब कि मैं पहले आपको ए फेज में जवाब देता हूं कि फौज को और अदलिया को लाने वाले कौन है? सियासतदान। जब अदलिया की आप अपनी मर्जी से जजों के फैसले करेंगे, उनसे अपने फैसले करवाएंगे, डीसी और पुलिस को अपना गुलाम बना के चलाएंगे, फौज के पास फाइलें लेके जाएंगे कि मैं ये बुरा है, मैं अच्छा हूं, ठीक है। जब आप खुद जाएंगे, जब आपकी अपनी स्केलेटन्स हैं, जब आपके अपने केसेस हैं, जब आपकी अपनी चोरी है, जब आपकी कमजोरी है, तभी आप दूसरे को प्रोविजन देते हैं। अब आ जाए आप आमिरियत के दौर को। इधर ही रहे, आप अपने फेज ए पे रहे फैसल भाई, फेज ए में रहे। आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपके ख्याल में सियासतदान अदलिया और फौज को लेकर आते हैं या एक्चुअली फौज और अदलिया सियासतदान को लेकर आती है? सरकारी मुलाजमिन या ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से भी क्या फौज और अदलिया वहां पे लोग फिट करते हैं या सियासतदान वहां पे फिट करते हैं? देखिए मंसूर साहब, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं आपके सवाल का, उसको भी देता हूं। पहले मैं ए फेज के साथ बी दे दूं, फिर आपका भी जवाब दे दूं। देखिए आप आज भी जिन डैम्स के ऊपर खड़े हैं ना, वो भी अनफॉर्चुनेटली अयूब खान साहब के ही बनाए हुए हैं। उसके बाद किसी माई के लाल ने और किसी लीडर ने नहीं बनाए। मैं आपको छोटी सी मिसालें दे रहा हूं। मोटरवे किसने बनाई? जो आपने हमें उजाले दिए, जो आपने वो उजाले दिए हैं, जो भिखारियों की तरह भीख मांगते हैं लोगों से पैसों की, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, IMF के पास जाते हैं, उनकी IPPs का आपने एग्रीमेंट किया डॉलर्स में। फैसल भाई, और डॉलर्स में भी मोटरवे किसने बनाई? कि हम 44,000 में से 14,000 इस्तेमाल करेंगे, 30,000 के पैसे देंगे। फैसल भाई, मोटरवे किसने बनाई? बिलियन ट्री सुनामी किसने दिया? बिलियन ट्री बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किसने दिया? ये सारे सियासतदानों ने दिया ना सर। मंसूर भाई देखिए, बेनजीर साहिबा शहीद हो चुकी हैं। मैं आपको उनके नाम का जो इनकम सपोर्ट सिस्टम है ना, जो अरबों रुपए का है, वो भी खीसे में जा रहे हैं। सर मुझे एक बात बताइए, आर्मी चीफ जो है हमारे, उनके पास जादू की छड़ी है कि डॉलर नीचे आ गया, स्मगलिंग कर्टेल हो गई, चीजें खाने की नीचे आ रही है। उनकी सिर्फ एक ही क्वालिटी है, उनके पास अपनी जेब भरने का रीजन नहीं है। वो पाकिस्तान की आवाम दे रहे हैं। छड़ी तो अब दो डंडे दोनों के पास हैं। हाँ। एक के पास ये वाला डंडा है और एक के पास ये वाला डंडा है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा। अब इन दो डंडों के बीच में ही सिर्फ ठीक होगी, नहीं हो गई तो अल्लाह हाफिज पाकिस्तान का। देखिए मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। हाँ। आजमी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ। लेकिन हम जब यहाँ बैठे हुए हैं तो मंसूर भाई हमारी भी औलाद है। हाँ। आप मुझे बताएं, 13 साल की बच्ची गुर्बत की वजह से रेप होती है, मर्डर होता है। हाँ। पुलिस पकड़ नहीं पाती है, जज के घर में जाती है, जज के घर में जो इंसाफ दे रहा है उसके घर में उसका तशद्दुद होता है, तनख्वाह नहीं मिलती, उसके सर पे कीड़े पड़ जाते हैं। उसका जिम्मेदार सर मैं हूं, उसका जिम्मेदार ये वो सारे लीडर्स हैं जिन्होंने पॉलिसी और निजाम को कोलैप्स कर दिया है। ठीक है, खून में रिश्वत डाल दी है। ओके आई हैव टू टेक अ ब्रेक। अज़मा साहिबा रिस्पॉन्ड करना चाह रही है लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। अज़मा साहिबा खुल के आपको मौका दूंगा, डिटेल से इसका जवाब दीजिएगा। नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक के बाद प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अज़मा बुखारी साहिबा फैसल वाडा साहब की बात का जवाब देना चाह रही थी, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। अज़मा साहिबा मेरा सवाल भी ले लीजिए और तफसील से जवाब दीजिएगा। असल प्रॉब्लम यह है, आप जमहूरियत को सपोर्ट करती हैं लेकिन जिस तरीके से जमहूरियत रन की जा रही है आप जैसी सियासी जमातों की जानिब से, उसे जमहूरियत कहा नहीं जा सकता। जिस तरह सारे लीडर उड़ उड़ के जाते हैं लंदन, वहां से जाके फैसले करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, यह सबसे बड़ा मसला है कि इसको जमहूरियत माना नहीं जा सकता। देखिए मंसूर साहब, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अब चूंकि जो है वो 3-1 है, तो मुझे बताए मेरे जो अब मेरी हालत वही है इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम की है। मैं तो ये देखिए ना, अभी एक बात है
आप बोल लीजिए भाई, अब आप इकट्ठा पूरी कर लीजिए। नहीं वो मेरी हालत नहीं, मैं तो बोला ही नहीं, मेरी तो पहले भी मेरी बारी आपने ले ली और 3-1 मुझे इल्जाम भी लगा दिया। अच्छा जी, कोई नहीं बोलेगा, चलें जी, और मानेंगे भी नहीं कि कोई नहीं बोलेगा। हम अजमा साहब बोलेंगी, अजमा साहब बोलेंगे। मैंने आप अगर बोले। मैं सबको सुन लेती हूँ हौसले के साथ, जो भी बात करते हैं गलत करते हैं या जो भी मिस स्टेटमेंट्स देते हैं, तो फिर थोड़ा हौसला रखें बात सुनने का। अगर आपको बात करने का शौक है फिर बात सुनने का हौसला भी रखिए। पहली तो बात यह है कि वाडा साहब को मेरे पे बात करने का शौक बहुत है, तो भाई पहले चेक तो कर लो। मैं आपकी जिस पुरानी पार्टी से आप आए हैं, जहाँ पे 8-8, 10-10 पार्टियों से लोग आए हुए थे, मैं जो है, मुझे ये आदतन जो है ना पार्टियां चेंज करने का मुझे शौक नहीं। बेनजीर भुट्टो के बाद मैं पीपल्स पार्टी से जो है वो PMLN में आई थी, और अल्लाह के करम से ना मेरे पास कोई सिफारिश है, ना मेरे पास कोई छड़ी है, ना बूट है, ना कुछ है। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, और जब तक लगता है कि मैं काम कर सकती हूँ करूंगी, उसके बाद मैं जो है वो घर चली जाऊंगी। सो मुझे मेरे लिए जो है ना वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि ये जो इस वक्त आपने गुफ्तगू देखी है ना, यही है प्रॉब्लम पाकिस्तान के मसाइल का। अब ये मुझे नहीं पता वाडा साहब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट जो सुना जाता है, जो कहा जाता है वाडा साहब के बारे में, अगर ये वही है, अगर और ये उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर मुझे कहना पड़ेगा ना, मेरे मुल्क का बजट जो है, मेरे मुल्क का बजट जो है वो 70% कहाँ जाता है? मेरे मुल्क का बजट जो है वो जो लगता है अवाम की वेलफेयर पे लगता है, वो तालीम पे लगता है, वो सेहत पे लगता है। ये एटमी प्रोग्राम जो है जिससे पाकिस्तान जो है वो आज नाकाबिले तस्खीर है, वो सियासतदानों ने दिया आपको। ये जो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर है, सियासतदानों ने दिया आपको। पाकिस्तान के अंदर जिस बिजली को आज आप लान तान कर रहे हैं ना, 20 घंटे की लोड शेडिंग इस मुल्क के अंदर से वो सियासतदान जो है वो देके गया था, जिसको बाद में बेटे से ख्याली तनख्वाह के ऊपर जो घर भेज दिया जाता है। पाकिस्तान के अगर सियासतदान इतने ताकतवर हो ना कि वो जजों को और फौज को लेके आते हो, तो पाकिस्तान के मसले वैसे ही खत्म हो गए होते। मजलूमियत कार्ड खेलने का हमें शौक नहीं है, पाकिस्तान की अवाम मजलूम है, यही तो हम कह रहे हैं। हमारा केस ही है कि पाकिस्तान की अवाम मजलूम है। जब पाकिस्तान की अवाम को मजलूम बनाया किसने बनाया मजलूम पाकिस्तान की अवाम को? काफी होता है, आप किसी और को इंटरप्ट नहीं करते, आप सिर्फ मुझे इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं। अगर मैंने ये बात जुमला बोला है तो जनाब मैं जुमले की क्लैरिफिकेशन में कुछ बात तो करूंगी ना सर। मैंने तो मेरी गुजारिश ये है कि अवाम को बार बार इंटरवेंशन ने और प्रोजेक्ट्स ने नुकसान पहुंचाया है। अच्छा खासा चलता हुआ पाकिस्तान, जिसमें महंगाई 3% थी, जो 2017 का पाकिस्तान था, जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तान को जो है वो कहा जा रहा था कि 20 बड़ी मशरों के अंदर शामिल होगा। पाकिस्तान जो है जिसने IMF का प्रोग्राम बड़ी कामयाबी से खत्म कर दिया था, उस प्रोग्राम को जो है वो उसको सबोटाज करके एक प्रोजेक्ट को लाया गया। वाडा साहब जो है, मेरे को उनको बड़ा शौक है बात करने का, वाडा साहब माफी मांगे ना आज पूरी कौम से, सबके सामने। ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थे क्या IMF का वो प्रोग्राम जिसका आज भी कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं हम, जिसको प्रोग्राम को पहले जो है जहां हमारी जान फंसा के गया था इमरान खान, फिर तोड़ के गया, आज भी पाकिस्तान में। अच्छा, मैं पूछ लूं ना, एक मिनट ठहरे, अब ठहरे ना अजमा साहबा, मैंने काफी टाइम दिया, मैं जरा पूछ लूं। फैसल वाडा साहब, आप अपने किए पे शर्मिंदा है, माफी मांगेंगे आप? देखें मंसूर साहब, मेरी बहन जो है ना वो जज्बाती है, और बड़ी अच्छी बात है कि वो डिफेंड कर रही हैं इतनी भयानक पार्टी की परफॉर्मेंस के बाद भी। मैं तो चले उस पार्टी से बिलोंग करता था, मेरे अंदर तो करेज थी, मुझे निकाल दिया गया ठुड्डे मार के, मैंने सच बोला। लेकिन मैं सवाल ये करता हूँ, हम नालायक थे, गधे थे, थर्ड क्लास लोग थे, लेकिन आप लोग तो बड़े जबरदस्त लोग थे। जब कैद हुई भी, एग्रीमेंट किया, मुल्क से बाहर चले गए। 16 महीने में आपने क्या किया मेरी बहन? 16 महीने में आपने कर्जे लिए हैं, 16 महीने में नैब के कवानीन बनाकर नैब से अपने केसेस माफ कराए हैं, राजा रियाज को ऑपोजिशन लीडर बना के फिर आज उसको अपना कारकुन बना के टिकट दिया है। ये है आप लोगों की मिक्सचर और न्यूट्रल पॉलिश। और जिस रिप्रेजेंटेशन का आप मुझे बात कर रही है मेरी बहन, मुझे फख्र है अगर आप मुझे इस तरह समझती है, लेकिन मुझे फख्र ये है कि वह न्यूट्रल पॉलिश आपके लोग लगा रहे हैं। और मैं तवज्जुह से आपकी मेरी बहन मियां साहब से कहता हूं, परसों वाला बयान एक दफा वापस तो दे के दिखा दे, तब तो मैं मानूंगा। और आप मुझे अगले मंशूर के साथ मंसूर साहब के प्रोग्राम में बताइएगा कि आप रोटी 20 रुपए की कैसे करेंगी, 20 रुपए की दूध कैसे होगा, पेट्रोल आधा कैसे होगा, डॉलर आधा कैसे होगा, दवाइयां आधे कैसी होगी, बिजली आधी कैसी होगी। हम तो घटिया थर्ड क्लास नालायक लोग थे, छोड़ दे। मैं तो खुद पार्टी से निकाला गया, लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि मैं भी उसका हिस्सा था। आप मुझे बताएं बहन, आप कैसे करके देंगी? और आप मुझे बताएं कि थलथली क्यों मिची? जब थतल मिली, जब आपको आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने नैब के केसेस खोले, तो क्या परेशानी होगी? और जो अल कादिर यूनिवर्सिटी का केस इमरान खान पे बना रही है, मैं इमरान खान की हरकतों को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन वो जो पैसा है, जो डर्टी पैसा है जिसके ऊपर ये कहानी हुई, वो आपके चेयरमैन के
वन हाइड पार्क प्लेस से निकला हुआ पैसा है। तो अगर ट्रेल इमरान खान से चली तो जाएगी आपके घर तक ही। और 35 साल आपने राज किया है, मैंने नहीं किया। 16 महीने आपने राज किया बहन, मैंने नहीं किया। आपने एहतसाब का कहा है बाजवा साहब की, मैंने नहीं कहा। 16 महीने में आपने क्यों नहीं एहतसाब किया? अगर इतनी मुश्किलात थी, आप असूली लोग थे, क्यों एक्सटेंशन को साइन किया? आज भी आप क्या पैगाम लेके वापस भागे? कौन सी पल्स दी गई और कौन सी पल्स सुनाने गए? मुझे तो पता है, मैं तो बता दूंगा बहन। बताएं। एक मिनट, नहीं, आई वांट टू, एक मिनट अजमा साहब, मैं आपको मौका देता हूं, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। ये पल्स वाली बात क्या की है फैसल वाडा साहब? फैसल वाडा साहब, कौन सी पल्स है? बताइए जरा इस पल्स के बारे में, क्या पल्स दी है? मंसूर साहब, डॉक्टर जैसे पल्स चेक करता है ना, हाँ, वैसे शहबाज शरीफ साहब की पल्स चेक कराकर उनको पल्स दे के बिठा दिया जहाज में। अब जब वो आएंगे तो पल्स और बीपी सब कुछ डाउन होगा। आने तो दे सर, सब बताऊंगा आपको। आपको मैंने मंसूर भाई कभी कहा है कि मैं नहीं बताऊंगा? हर चीज तो बता देता हूं। मैंने अभी पल्स का बता दिया है, बीपी लो होने का बता दिया है। अब अगले प्रोग्राम में बाकी बातें कर लेंगे। बहन को दे टाइम। अतर भाई, आपकी इजाजत से दोबारा मौका दे दूं अजमा साहबा को। आपकी इजाजत, मुझे बुरा लग रहा है आपको टाइम नहीं मिल रहा। प्लीज, वैसे ही 3 वर्सेस 1 है, आप दें उनको। आप उनको ये ज्यादती हो रही है हमारी, जो है अतर काज़मी साहब के साथ ज्यादती हो रही है। मैं आप लोग जिस मर्जी को डिफेंड करें, मैं अतर काज़मी साहब को डिफेंड ज्यादा होते हैं। मेरी बहन है उस्मा बुखारी साहब। मंसूर साहब, बहनों का हक ज्यादा होता है, बहन को दें। अजमा साहब वांट्स टू आंसर, प्लीज गो अहेड अजमा साहब। देखिए, पहली तो बात यह है कि ये जो वाडा साहब ने अभी खुद ही जो है वो मतलब अपनी बात के अंदर वो बताते भी नहीं है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं हाँ अगर आप मान भी लें फिर मैं बता दूंगा। फिर मैंने पता नहीं वो ब्लड प्रेशर वगैरह भी जो है वो शहबाज साहब पे ये चेक करें, मुझे नहीं पता था वाडा साहब के पास एक्स्ट्रा जो है वो कोई डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन भी है, वो ये काम भी कर सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ ये बातें करके फिर साथ साथ वो कहते हैं सियासतदान जो है ना वो सारे जो है वो मुजब है, वो हर बुराई के मुजब वो है। जब सियासतदानों के जो है बकौल आपके जो आप फरमा रहे हैं कि सियासतदानों की आर्म ट्विस्टिंग ऐसे की जा सकती है, सियासतदानों को जो है ऐसे उनके ऊपर केस बनाए जा सकते हैं, ऐसे जो है वो सियासतदान को, कल तक यही तो नैब कहती थी, ये सुप्रीम कोर्ट तो कहती थी सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, सुप्रीम कोर्ट ही कहती होती थी कि ये जो है ये आर्म ट्विस्टिंग का इदारा है, सुप्रीम कोर्ट ही कहती होती थी कि ये जो है ये सियासी वफादारियां तब्दील कराने का इदारा है। आज वो जो है वो उसी नैब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट बड़ी आसानी से जो है, और बंदयाल साहब ने जिस प्रोजेक्ट के तहत, वो भी इमरानी, वो जाहिर है उनका प्रोजेक्ट इमरानी मोहब्बत थी, वो जिस मोहब्बत ने ये सब शाकार कर गए हैं और जो कुछ वो फरमा गए हैं इस मुल्क के साथ, यही तो इल्मी है। फिर गाली जो है वो सिर्फ सियासतदान को देनी है। प्यारे भाई, हमने क्या किया? हमने भुगता आपका जो अब साबक आपका लीडर है ना उसका फितना, हमने भुगता उसके IMF के खिलाफ जो है फोन कराने और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करना, हमने भुगते उसके धरने, हमने भुगती उसकी जो है वो बगावत की फौज के अंदर साजिशें, हमने भुगता उसको जो है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को कहना कि रेमिटेंसेस मत भेजो, उसके नुकसान पाकिस्तान को। मैं आज इजाजत दीजिए, मैं जरा आगे पॉइंट पैसे भेजो, हमने ये सब भुगता है। इमरान खान की हुकूमत के आफ्टर शॉक्स खत्म नहीं हुए, इमरान खान की हुकूमत के आफ्टर शॉक्स आज भी पाकिस्तान। मुझे सवाल करने दीजिएगा अजमा साहब, अब सवाल करने दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, सवाल करने देना मुझे। अतर काज़मी साहब, अब मुझे बता दीजिए जो सूरत हाल चल रही है, क्या अगला लाडला इस पूरे निज़ाम का नून लीग ही होगी या लाडला तब्दील होगा? मजलूमियत के दावे भी किए जाते हैं, क्या वाकई नून लीग इतनी मजलूम है? और जो इन्होंने तकरीर की थी थोड़ी देर पहले, वाडा साहब ने कहा कि जो तकरीर की है उस तकरीर के ऊपर नून लीग कायम रह सकती है या सिर्फ सियासी नारे की हद तक है वो? देखिए, ये तो ऑब्वियसली नून लीग ही और वक्त ही साबित करेगा कि वो कायम रहते हैं या नहीं। माजी के अंदर भी गुजरांवाला के जलसे में भी उन्होंने बहुत सारे जवाबात मांगे थे, उसके बाद क्या सिचुएशन बनी वो भी कौम के सामने है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई बयानिया बनाते हैं तो फिर उस बयानिए के ऊपर आपको खड़ा भी होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि रोज़ आप बयानिया चेंज कर दें। और दूसरा, जिस तरह पहले भी यहाँ पे कहा गया कि 16 माह से आपकी हुकूमत थी, अगर आपको किसी से गिला था, शिकवा था, किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की थी, तो उस 16 माह के दौरान आपने उस शख्स को पकड़ने के लिए या उसको कटहरे में लाने के लिए क्या किया? क्या आप कौम को इस तरीके से ये बात बार बार सेल कर सकते हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे? नहीं, सब ने देख लिया कि 16 महीने के दौरान आपने क्या किया। आप दो नारों पे आप आए थे। एक आपका नारा था कि हम महंगाई खत्म करेंगे, दूसरा 3.5 साल आपका नारा ये था। मैं आपको एक खबर दूं यहाँ पे सबके सामने, सबको बताने लगा। जी, जब जनरल बाजवा रिटायर हुए थे ना, जब जनरल बाजवा रिटायर हुए थे तो एक हफ्ते के बाद शहबाज शरीफ साहब उनके घर पे चाय पीने के लिए उनके पास गए थे, उनसे मिलने के लिए। और ये बात आज तक कभी अनाउंस नहीं हुई पहले। बिल्कुल। और मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं, और यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं
कि फिर आपको देखना पड़ेगा ना कि आप इस तरह बयानियां बनाते हैं जब बहस सियासी मैदान में आ रही है तो आप उसको सियासी मैदान में रखें। अब ये दोबारा आपने बहस को इदारों की तरफ क्यों मोड़ दिया? 16 माह जो है, पहले आप उसमें कितना अरसा सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करते रहे, पहले आप सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करते रहे, आप दोबारा I'm in my last minute करना शुरू कर दिया। I'm in my last minute फैसल वाडा साहब जल्दी से कमेंट, जल्दी से, फिर मैं असमा साहबा को भी बारी देंगे। मंसूर साहब, अगर ये हुकूमत अगर फरमाइशी प्रोग्राम के तहत अगर हुकूमत आ भी गई और मियां साहब उसको लीड कर रहे हो तो 11 से 12 महीने वरना 16 से 17 महीने। इस बार जहाज में बांध के नहीं भेजा जाएगा, इस बार बांध के सबको यहीं रखा जाएगा। कैसा बना न्यूट्रल पॉलिश क्या होती है? न्यूट्रल पॉलिश वो जो हर जूते पे लग जाए, हर बूट पे लग जाए, हर बूट पे लग जाए और चमके भी वो जो है वो सही औकात और डेमोक्रेसी के खिलाफ करने वाली साजिशों का जो है वो पर्दाफाश करने के लिए यही हमारा रोना है। हमें बयानियां बनाने की जरूरत नहीं, ये बयानात काफी हैं। और हमने जो है वो हमने किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया, कटहरे में खड़ा नहीं किया, वो पेट्रोल बम फेंकता था भाई, वो माफिया था एक बहुत बड़ा, जिसकी जो 9 मई कर बैठा है वो इनको साजिश नहीं लगती। और हमने कहा कि एहतसाब होना चाहिए, ये तो भी बात होनी है कि एहतसाब कैसे होना चाहिए, दारा जाती होगा या किसी और तरह एहतसाब होगा, उस पर बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इदारों के जो है वो चैंपियन बाहर निकल के आ गए। लेकिन वो जो खड़ा है लाडला, जिसने आग तक लगा दी, जिसने बगावत कराने की कोशिश करा दी, उसको अभी तक डिफेंड करने से बाज नहीं आते, उसके इंसानियत को भी याद आ जाते हैं। इदारों का चैंपियन इलेक्शन में मुकाबला करें, इलेक्शन में ये अज़मा साहिबा सवाल सुन ले। अज़मा साहिबा, इदारों का चैंपियन वो होता है जो कहता है मैं इकट्ठे बोलते हो मंसूर, ये कोई तरीका है? मैं बोल रहा हूँ जी, मैं जब बात करती हूँ आप सब इकट्ठे बोलने शुरू कर देते मैं हो। बोल रहा हूँ जी, मैं बात कर रहा हूँ अज़मा साहिबा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आई एम द एंकर, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। यही तो बात है, आप भी करते हो, वो भी दोनों शुरू हो जाते हैं। मतलब मुझे ऐसी जमहूरियत जो पाकिस्तान की एक मासूम नाजुक मरने वाली सांस ले लेना, अच्छा बहन हम तो चुप बैठे हुए दोनों, नहीं अच्छी लगती ना लगे, लेकिन जमहूरियत को बात तो नहीं अज़मा साहिबा ऐसी बात नहीं, आप काबिल एहतराम है, आपको लगा इससे यही हाल है इस मुल्क की जमहूरियत का, जो इस पूरे पैनल में मेरा हाल है। नहीं एक वो दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड। मैंने सुना अज़मा साहिबा वो दोनों मेरे साथ हैं नहीं स्टूडियो में, प्रोग्राम देखिएगा फिर आपको अज़मा पता साहिबा चलेगा कि कौन कितना वो बोला दोनों इस्लामाबाद में बैठे, मैं लाहौर में बैठा हूँ। खेल रहे हो ना जी? लेकिन मैं कल भी जमहूरियत के हक में खड़ी थी, मैं आज भी जमहूरियत के और हक में होना भी खड़ी हूँ। चाहिए, अब भी खाऊंगी, होना चाहिए जमहूरियत के हक में होना। मैं खुद जमहूरियत जिसमें 2 सूबों में आपने इलेक्शंस नहीं करवाए, कौन सी जमहूरियत जिसमें आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, कौन सी जमहूरियत है आपकी? इलेक्शन से भाग रहे हैं आप लोग, 2 सूबों में इलेक्शन का नाम ले तो आप लोगों की पूरी जमात को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, इतने खौफजदा हैं। जमहूरियत, ये कौन सी जमहूरियत है? इलेक्शन में आए, इलेक्शन 2 सूबों में करवाए, आइन को आपने रोन दिया जो, और फिर अब जमहूरियत की बातें कर रहे हैं आप। प्रोग्राम खत्म, खुदारा आवाम प्रोग्राम खत्म। अख्तर काज़मी साहब बहुत शुक्रिया, फैसल वाडा साहब बहुत शुक्रिया, अज़मा बुखारी साहिबा आपका बहुत। मैं प्रोग्राम इधर ही खत्म कर रहा हूँ क्योंकि नाराजगियां अब शुरू हो गई, नाराजगी नहीं बर्दाश्त हो सकती भाई, सबको साथ लेके चलना है। प्रोग्राम सब तक लेते हैं, नाज़रीन अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।